हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग देख रहे हैं कैनेडियन वेलियाइट और मैं हूं संजय ठुकराल। सो आज के कोई प्लान्स वगैरह है नहीं। मैं हफ्ते में ना सिर्फ 4 दिन ही काम करता हूं। सो जो मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडेज होते हैं यूजुअली वो फ्री रहते हैं, तो उनमें मैं सोचता हूँ कोई ना कोई ऐसा कहीं जगह चले जाऊँ जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल जाए, या थोड़ा आपसे कोई ऐसी डिस्कशन कर लूँ किसी ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए यूजुअली लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो आज अपने घर के आसपास ही थोड़ा मैं घूम फिर रहा हूँ, बट जो मेन बात है आज करने वाली वो ये है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, सो उसका प्रोसेस क्या है। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट वीज़ा के, उसका स्टूडेंट वीज़ा का टाइमलाइन, उसके अलावा कॉलेज में अप्लाई किस तरीके से करना है, कॉलेज की फ़ीस या ऊपर के खर्चे, कुल मिला के ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने आते हैं कनाडा आने के लिए। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। एक चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, मेरे को थोड़े रिव्यूज़ आए हैं कि एक तो मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि आज 2 दिनों से धूप निकल रही है, तो जितनी भी बर्फ़ है ना वो पिघल चुकी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, पानी पानी हो रखा है सारा। हाँ, मेरे को जितने भी रिव्यूज़ आए हैं ना मेरी वीडियोज़ से रिलेटेड, स्टार्टिंग में कुछ वीडियो क्वालिटी रिलेटेड आए थे, तो वो आई हैव ट्राई टू मेक इट बेटर। बाकी साउंड इश्यूज़ के भी बहुत ज़्यादा आते थे, तो अब इस बारी मैंने एक एक्सटर्नल माइक अटैच करा है फ़ोन के साथ, तो वो बताना कि इस बारी साउंड क्वालिटी में कुछ बेटर हुआ है या नहीं हुआ है। और मेन आज जो मैं बाहर निकला हूँ ना वो इसलिए निकला हूँ क्योंकि 31 जनवरी से ना कनाडा में रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम कर दी गई थी, लॉकडाउन की कोविड रिस्ट्रिक्शंस। सो अब 50% कैपेसिटी तक रेस्टोरेंट्स में सिटिंग अलाउड है। तो जो मैं इतनी वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि टिम बैठेंगे, आज स्पेसिफिकली मैं उसी के लिए जा रहा हूँ कि आज आपसे थोड़ी बातें टिम हॉर्टन्स में बैठ कर करूँगा। सो ये CIBC बैंक है, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो आज कुछ काम था पहले यहाँ आया। और ये मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही पैरेलल रोड पे ही ये प्लाज़ा है, ये आप देख सकते हो, सबवे है यहाँ पर। और उसके अलावा देयर आर लॉट मैनी थिंग्स, बिग बोन बारबेक्यू, वेप मेट काफ़ी फेमस है यहाँ पे वेपिंग। PCV रिकॉर्ड्स आप लोग देख रहे हो, सो दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है। लोग यहाँ पे आज तक यार CDs मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स पे म्यूज़िक सुनते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी भी डिजिटली इतना ज़्यादा लोग ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह या म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनते, लाइक दे एक्चुअली बाय रिकॉर्ड्स या दे एक्चुअली बाय CDs अभी भी। तो ये यहाँ पर थोड़ा चीज़ है जो अच्छी भी लगती है देखने में, बट ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में तो क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी नहीं, इट्स बीन ईयर्स कि कोई CDs के थ्रू अब कुछ काम हो रहा है इंडिया में, तो ये थोड़ा यहाँ पे अलग है। काम तो निपटा लिए, बट एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं वेदर रिपोर्ट में पढ़ के आ गया कि यहाँ टेम्परेचर है 1 डिग्री, बट ये नहीं देखा कि फील्ड लाइक -7 है। लाया हूँ जॉर्ज जैकेट पहनी है, ठंड लग रही है, बस ले रहा हूँ इसलिए। और ये घंटियाँ जो आप सुन रहे हो ये बेसिकली क्योंकि ट्रेन आने वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको। बस के लिए भाग रहा हूँ यार क्योंकि बस का भी मतलब आसपास तो मिलती नहीं है, तो अभी बस के लिए भाग रहा हूँ, बस पकड़ता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। सो एयरपोर्ट्स बाहर आ गए, और रीज़न इसका ये है कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मैं एक बार रिकॉर्ड होने के बाद ना वो सुन लेता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा है नहीं रहा। तो अभी जो इससे पहले की थोड़ी क्लिप्स हैं उसमें आपको आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती हुई सुनाई देगी। रीज़न बीइंग जो माइक है आई डोंट थिंक वो इतना बढ़िया क्वालिटी का है, तो वो थोड़ा हवा में जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो वो सही इम्पैक्ट नहीं आता। तो अब कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक, कनाडा आना है, क्यों आना है? देयर आर 2 रीजंस। फर्स्ट वन इज़ आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली PR पर्पसेस से यू वांट टू सेटल हियर परमानेंटली, राइट? उसके लिए तो आप एज अ स्टूडेंट अगर आते हो तो यू कैन चूज़ एनी कॉलेज, एनी कोर्स, एनीथिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद अप्लाई फॉर वर्क परमिट, उसके बाद PR। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है पूरा। PR किस तरीके से अप्लाई करनी है उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो ज़रूर, बट दैट्स वन थिंग जो मेजरली लोग नहीं करते। लोग क्या करेंगे, या मेरे जैसे जो यूथ है आजकल का 24-25 साल का, व्हाट दे डू इज़ वो सिर्फ और सिर्फ सेटल होने नहीं आना चाहते हैं एंड टेक जस्ट एनी रैंडम कोर्स, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर फील्ड। तो
अगर मैं आपको अपने से रिलेट करके एग्जांपल दूं तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी थी आने से पहले वो ये था कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। क्या मैं ओंटारियो में आना चाहता हूँ, क्या मैं ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहता हूँ, या मैं अल्बर्टा जाना चाहता हूँ, विच आर बेसिकली द प्रोविंसेस इन कैनेडा। सो वंस आई डिसाइडेड ऑन दैट, उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे कोर्स क्या करना है। सो देयर वर अ लॉट मेनी ऑप्शंस। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सेशन दैट यू वांट टू गेट इनटू, क्या आप मई सेशन में आना चाहते हो, क्या आप सितंबर सेशन में आना चाहते हो, या क्या आप जनवरी सेशन में आना चाहते हो। कनाडा में 3 सेशंस होते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ कुछ कोर्सेज 2 ही सेशंस में अवेलेबल होंगे या एक ही सेशन में अवेलेबल होंगे। तो एज़ पर द सेशन यू वांट टू कम, आप उस हिसाब से अपना कोर्स चूज़ करते हो। और कोर्स मैंने वो चूज़ करा था जो मेरी लाइन से थोड़ा रिलेटेड हो और जो आगे मुझे काम भी है। सो माई कोर्स इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Now once you decide on the course, the next step that you have to take is to apply, to study in that particular college. अब उसके लिए once you get in touch with your agent, जो please proper research से करना, because that is very important. किसी भी एरी एजेंसी के साथ मत लिंक होना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा हाथ खड़े कर देते हैं। रीज़न बीइंग आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपसे वो कोई पेमेंट नहीं लेते। मतलब आज तक मेरे से तो नहीं ली, ना ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे ना कनाडा के टाइम पे, क्योंकि उनको कमीशन कॉलेज से आती है। तो इन केस वीज़ा रिजेक्शंस आ गए या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो हाथ खड़े कर देंगे, लाइफ आपकी है। तो प्लीज़ वो डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने एजेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने उनके थ्रू कॉलेज में अप्लाई कर दिया, आपने कॉलेज में अप्लाई करा, तो आपको एक ऑफर लेटर आएगा कॉलेज की तरफ से, और उस ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन होगा कि फ़ीस कितनी है आपकी टोटल, और उसमें एक छोटा सा अमाउंट वो कहेंगे कि आपको ये भरना पड़ेगा टू रिजर्व योर सीट, दैट इज़ द मिनिमम। आप पूरी फीस भी भर सकते हो एक साथ अगर आप चाहो। तो मेरी जो फीस थी मेरे कोर्स में वो $18,000 थी। अब $18,000 फॉर अ 1 ईयर कोर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 11.5 लाख, 11 लाख के आसपास। तो वो एक खर्चा था जो था ही था। उसके अलावा अब क्या होता है कि आपको कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि बिफोर यू कम, एंड दिस इज़ फॉर एनी इमिग्रेंट, दे हैव टू पे $10,000 टू द कैनेडियन गवर्नमेंट। अब चाहे आप PR पे आओ, चाहे आप स्टूडेंट पे आओ, और वो $10,000 कैनेडियन गवर्नमेंट अपने पास रखती नहीं है, वो आप ही को वापस करेगी विद इन एन ईयर। बट ये इनका एक सिस्टम है यहाँ पे, सो दैट अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, मान लो उनको जॉब नहीं मिल रही या कोई फाइनेंशियल इशूज़ आ रहे हैं, तो एटलीस्ट दे हैव दैट अमाउंट जो गवर्नमेंट उनको देती रहेगी हर महीने, सो दैट वो एटलीस्ट सर्वाइवल मोड की तरह तो चल पाए। तो वो जो $10,000 हैं उसको यहाँ पर कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, GIC। वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी बैंक के साथ कर सकते हो। यू हैव CIBC, स्कॉशिया, RBS, ICICI भी करता है, बट ICICI की ब्रांचेस बहुत कम है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट। मैंने CIBC के साथ करा था, तो वो $10,000 भी भरने पड़े। तो $10,000 6 लाख के आसपास हो गए। $18,000 जो मेरी फ़ीस है वो 9-10 लाख के आसपास होगी। तो कुल मिला के ये 18 लाख रुपए का खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉलेज फ़ीस के लिए है, राइट। अभी आपने कोई भी इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करे हैं, जो भी आगे जाके मैं बताऊंगा, विच इंक्लूड्स योर स्टूडेंट वीज़ा एक्सपेंस, योर बायोमेट्रिक्स, योर मेडिकल, एंड आपका IELTS आपको देना है। इनकेस अगर आप लोन ले रहे हो इस फीस को जोड़ने के लिए या पे करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, तो वो सारी बातें अब मैं आपसे टिम हॉर्टन्स के अंदर चल कॉफ़ी ले लिया। टिम हॉर्टन्स मैंने आपको अभी थोड़ी सी झलक तो दिखाई है। अच्छा लगता है मुझे यार यहाँ पे आना बैठना ना, थोड़ा पीसफुल है और कॉफ़ी तो बढ़िया है ही। तो अब कमिंग ऑन टू द टॉपिक, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सपेंस पड़ता है फ़ीस का प्लस जो GIC देनी है, तो दैट वाज कॉस्टिंग अस अराउंड 18 लाख, राइट। अब 18 लाख के अलावा जो कॉस्ट पड़ती है उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पेपर देना पड़ता है इंग्लिश का, जिसको कहते हैं IELTS, जिसकी फ़ीस है इंडियन रुपीज़ में 13,500 कुछ। तो वो मैंने भरी थी, और ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप देना चाहते हो ऑफ़र लेटर आने से पहले या ऑफ़र लेटर आने के बाद, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होता है तो आपका कॉलेज क्या करता है, आपको ऑफ़र लेटर तो दे देता है, लेकिन उसमें ना कुछ कंडीशंस डाल देता है। जैसे अगर आपने IELTS एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप वो डाल देगा कि IELTS एग्ज़ाम मिसिंग, या आपकी कोई पुराने कॉलेज की डिग्री मिसिंग है तो वो डाल देगा कि कॉलेज डिग्री मिसिंग। तो ये प्रोसेस है। तो 13,500 का तो ये खर्चा। अब आपने IELTS दे दिया। IELTS देने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती है कि आपका मेडिकल होना चाहिए। अब मेडिकल जो है वो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जिनका टाई अप है कैनेडियन वीज़ा एम्बेसीज़ के साथ,
तो उनमें से किसी एक एम्बेसी एक हॉस्पिटल को आपको चूज़ करना होता है कि आप कहाँ से करवाना चाहते हो, और उसका जो खर्चा है वो अराउंड 5500 to 6000 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो। होना हर जगह सेम ही चीज़ है, बट वही थोड़ा लोकेशन, थोड़ा ब्रांड, अगर मैक्स से कराओगे तो 6500 है, तो ये थोड़ा फ़र्क है। तो मेरे को 5300 कुछ पड़ा था। सो जब आपने ये मेन एक्सपेंसेस कर लिया, विच इज़ योर मेडिकल, योर आइल्स, उसके अलावा आपके पास अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुका है कॉलेज की तरफ से, उसके अलावा आपके पास GIC सर्टिफिकेट है। जब अगर आपने ये चारों चीज़ें कर ली हैं तो यू आर नाउ रेडी टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। वीज़ा की जो फ़ीस है वो 150 कैनेडियन डॉलर्स है, और ये आपको कैनेडियन डॉलर्स में ही पे करनी होती है। देयर इज़ नो वे कि आप इसको INR में पे कर सको, और 150 कैनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली 9000 रुपये के आसपास पड़ते हैं। अब आपने वीज़ा की फ़ीस भर दी है, अब यू जस्ट हैव टू सिट टाइट, बिकॉज कोविड से पहले जो टाइमलाइन थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 20 वर्किंग डेज़ की फ्रॉम द डे यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। बट कोविड के बाद वो टाइमलाइन, मेरे को तो चलो 2 महीने में मेरा आ गया था, लाइक आई अप्लाइड इन जनवरी 2021, और मेरा मार्च एंड तक वो वीज़ा आ भी गया था। बट बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फेब में अप्लाई करा, मार्च में अप्लाई करा, और उनका 6-6, 7-7 महीने वीज़ा नहीं आया, 1-1 साल तक वीज़ा नहीं आया। तो वो टाइमलाइन अब मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके लिए कितनी लगेगी, बट ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि विद टाइम जो बैकलॉग्स हैं वो लोग क्लियर कर रहे हैं, एंड इट्स गेटिंग बेटर नाउ। तो वो चीज़ तो है ही है। वंस यू अप्लाई द वीज़ा यू जस्ट हैव टू सिट टाइट, अज्यूमिंग कि आप लोगों का वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा आने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा उनकी एम्बेसी की तरफ से, विच विल आस्क यू टू गो फॉर योर बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स इज़ बेसिकली योर थंब प्रिंट्स, आपको ये 10 सालों में एक बार ही देना होता है। तो आपने जब बायोमेट्रिक्स दे दिए, तो बायोमेट्रिक्स के टाइम पे दे आस्क यू इफ़ यू वांट टू गेट सम एडिशनल सर्विसेज लाइक अ लग्जरी सर्विस, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो वहीं पे मांगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यार उसकी। उसमें वो कहते हैं कि जब हम आपका पासपोर्ट मंगाएंगे वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम 14 दिन है तो हम आपको 7 दिनों में दे देंगे, और उसके कारण वो 3600 के आसपास चार्ज करते हैं। और नहीं तो जो रेगुलर प्राइसिंग है दैट इज़ 1800 रुपीज़। आई टुक द रेगुलर वन, और मेरा तब भी 10 दिनों में पासपोर्ट स्टैम्प होकर आ गया था। तो दैट्स वन ऑफ द अमेजिंग फीलिंग्स दैट यू गेट, जब पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया और आपके मतलब कनाडा वीज़ा का स्टैम्प है वहाँ पे। तो दैट्स समथिंग दैट्स रियली ऑसम। इसमें एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि कोविड के बाद से देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनसे मैंने सुना है कि उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं, और वीज़ा रिजेक्शन का जो मेन रीज़न उनका आया है वो ये है कि जो उन्होंने SOP डाली, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि वो क्यों उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या वो क्यों कनाडा आना चाहते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी SOP से इट इज़ नॉट क्लियर इनफ कि वेदर दे विल बी कमिंग बैक टू इंडिया और देयर होम कंट्री और नॉट। सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। और इस सब चीज़ों में जो आपका एजेंट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मेरे एजेंट्स टचवुड मुझे बहुत अच्छे मिले, मैंने अपनी SOP देखी भी नहीं, दे डिड एवरीथिंग एंड वीज़ा भी आ गया। तो दैट वाज समथिंग आई एम रियली सेटिस्फाइड विद। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको एजेंट्स अच्छे नहीं मिलते, जिनके कारण उनके वीज़ा रिजेक्शंस आ जाते हैं, दे हैव टू रीअप्लाई एंड डू स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स देन। बट अब इसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं बात करी है, जो मुझे स्टार्टिंग में फ़ीस के टाइम पे वैसे आप लोगों से बात करनी चाहिए थी, वो ये है कि जो फ़ीस है, अब ऑफकोर्स 18 lakhs इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सबके घरों में इतने पैसे नहीं पड़े कि वो 18 लाख अपने बैंक अकाउंट FDs वगैरह से निकाल के पे कर सकें। सो व्हाट एवरीवन डज इज़ दे गो फॉर अ स्टूडेंट लोन। अब स्टूडेंट लोन अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। यू अप्लाई थ्रू गवर्नमेंट बैंक्स, इसमें कुछ मॉर्गेज वगैरह रख दो। यू अप्लाई थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसमें यू डू नॉट हैव टू पे अ मॉर्गेज बट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। सो जो भी आप इंस्टीट्यूशन चूज़ कर रहे हो जहाँ से आपने वो लोन अमाउंट लेना है, वहाँ पर एक एक्सपेंस आता है विच इज़ योर प्रोसेसिंग फ़ी। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन दैट फीस कैन डिफ़र फ्रॉम 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट टू 2% के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के लिए आप अज्यूम करके चलो कि 25 से 36 हज़ार के बीच में तो खर्चा आएगा ही आएगा। तो दैट इज़ समथिंग जो होना ही होना है। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जो आपके एक्सपेंस में ऐड होती है। उसके अलावा अब जब मैं एक्सपेंसेस की बात कर ही रहा हूँ तो भाई साहब वीज़ा तो आ गया, बट अब कनाडा भी तो आना है। तो सबसे पहला मोटा खर्चा आपको टिकट करानी है, क्योंकि कोविड के बाद से
इतने सारे स्टूडेंट्स रुके पड़े हैं इंडिया में, तो अब जैसे जैसे वीज़ाज़ आ रहे हैं बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक टाइम ऐसा था जब कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इंडिया से, तो लोग इजिप्ट से, पेरिस से, डिफरेंट कंट्रीज से होते हुए आ रहे थे। तो मेरा भाई खुद कायरो से होता हुआ है, इजिप्ट से, तो उसको टिकट का प्राइस, और वो इजिप्ट से होकर जो आया 2 दिन लगे, कोविड टेस्ट कराया, इट कॉस्टेड हिम 2 लाख रुपीज़। मेरे टाइम पे लकीली डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुल गई थी, बट स्टिल जो मैंने टिकट कराई थी इट कॉस्टेड मी 92,000 रुपीज़। अभी भी इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए टिकट्स एक्सपेंसिव ही हैं। इट इज़ समथिंग अराउंड 90,000 इफ़ दे आर कमिंग डायरेक्टली। एयर इंडिया और एयर कैनेडा ही डायरेक्ट आती है, उसके अलावा जो एमिरेट्स वगैरह है वो फिर घूम कर आएंगी। तो अब रिसेंटली कनाडा ने अलाउ कर दिया कि अगर आप डायरेक्टली इंडिया से नहीं आ रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम थ्रू दुबई या कोई भी एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन है आपकी, जहाँ पे आपका कोई ले ओवर है 1-2 घंटे का, तो तब भी आपको उस डेस्टिनेशन से कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट 72 आवर्स में कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो नाउ फाइनली पीपल आर एबल टू गेट दोज टिकट्स एट द सेम प्राइस जो आज से 2 साल पहले कोविड के टाइम पर थी। तो अगर आप लोग इन सब एक्सपेंसेस का टोटल करते हो, तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का खर्चा बैठेगा, ये जो 18 लाख की आपने फ़ीस दी है वो तो एक मोटा खर्चा है ही है। उसके अलावा जो आने से पहले के एक्सपेंसेस हैं, विच इंक्लूड्स योर आइल्स, विच इंक्लूड्स योर वीज़ा, योर मेडिकल, योर बायोमेट्रिक्स, योर टिकट, दैट विल कॉस्ट यू, और ऑफ कोर्स आप थोड़ी शॉपिंग भी तो करने ही वाले हो, सो दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख रुपीज़। आपका जो टोटल एक्सपेंस आ गया वो 20 लाख हो चुका है अभी तक। अब मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आते टाइम भी कुछ पैसे घर से लेकर आते हैं। तो जैसे आप $1,000 ले आए, $2,000 ले आए, विच इज़ अराउंड 60,000 to 1,20,000 के बीच में। बट मैं घर से जब आया था तो मैंने कुछ डॉलर्स कैरी कुछ भी नहीं करे थे। मैं सिर्फ मेरे जो अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड से, इनकेस कोई इमरजेंसी नीड पड़ गई तो आई कैन यूज़ देम, और नहीं तो इसलिए मैंने कैरी नहीं करते क्योंकि जिस दिन मैं आया उसके नेक्स्ट डे मैं CIBC गया, मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला एज अ स्टूडेंट। तो जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट खोला, आई गॉट क्रेडिटेड विद $2,000, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि GIC के जो आप 10,000 देते हो उसमें से आते ही आपको सबसे पहले महीने $2,000 मिल जाते हैं। तो वो आपको फर्स्ट डे, जिस दिन आप अकाउंट खुलवाते हो उसी दिन मिल जाते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस थे वो मैंने उसी $2,000 में से यूज़ कर लिए। तो इसलिए मैं फिर इंडिया से कुछ पैसे लेकर नहीं आया। तो दैट वाज समथिंग कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स योर विश, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एक्सपेंसेस करना चाहते हो, या आप GIC अपनी यूज़ भी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे ही वो $2,000 आएंगे वो उसको यूज़ ही नहीं करते, वो उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे अपना पूरा $10,000 इकट्ठा करके वापस इंडिया भेज देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, मैंने नहीं करा था वो चीज़। अब अगर मैं बात करूँ टाइमलाइन की, तो जो मेरे को ओवरऑल टाइमलाइन लगी, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जा रहा हूँ इन अराउंड नवंबर एंड 2019 या शायद नवंबर मिड 2019। मैंने एजेंट से बात करी थी, आई अप्लाइड फॉर द कॉलेज, और मैंने सोचा था कि मैं मई 2021 सेशन के लिए आऊँगा। तो उसके लिए आई वॉज ऑन टाइम। मैंने नवंबर में अप्लाई कर दिया था, मेरा विद इन 15-20 डेज़ ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद जो फ़ीस वगैरह भरनी थी वो सब काम करा। जनवरी एंड के आसपास तक मैंने फ़ीस भर दी थी, फ़ीस भर दी। उसके बाद और इसके दौरान मैंने अपना आइल्स दिया, मैंने अपना मेडिकल कराया, मैंने अपना बायोमेट्रिक्स कराया, और जनवरी एंड के आसपास जब फ़ीस वगैरह भर दी थी तो आई गेस मैंने 26 जनवरी या 27 जनवरी को अपना वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। और वीज़ा अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं कर सकते थे, इट वाज जस्ट वेट एंड वॉच वाली बात। सो क्योंकि 20 डेज़ का टाइमलाइन तो अब रहा नहीं था उस टाइम पे, बट लकी इनफ मेरा वीज़ा 27 मार्च को आ गया था। एंड आई वॉज गुड इनफ कि मैं सब कुछ करा के मई में आ जाऊँ। आई वॉज प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर दैट। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे ऐसे हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, कुछ घर में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि तब मैं नहीं आ पाया, और मैं ऑफिस भी नहीं अपना उस टाइम पे छोड़ पा रहा था। तो फिर वो मैंने मई सेशन 2021 डेफर करा के जनवरी सेशन 2022 कर लिया। तो इसलिए मैं दिसंबर 2021 के अंदर कनाडा आया। और इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 27 जनवरी को वीज़ा अप्लाई करा था, मेरा वीज़ा 27 मार्च को आया, अप्रूवल जो आया, फिर मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह दिया। तो जो पासपोर्ट पे मेरा अप्रूवल लग कर आया वो हमेशा आता है जो आपका कोर्स टाइमलाइन है उसके बेसिस पे।
अब जब मैंने वीज़ा अप्लाई करा था तो उस टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मैं मई 2021 वाला सेशन ज्वाइन कर रहा था। तो उन्होंने जो मुझे वीज़ा दिया वो 27 ऑफ मार्च से 30 ऑफ अप्रैल 2022 तक दिया। बट क्योंकि अब मैं डेफर कर चुका था, मतलब मैंने अपना जो कोर्स का टाइमलाइन था वो चेंज कर लिया था और मैंने जनवरी 2022 कर दिया था, तो अब मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास जो वीज़ा है मेरा वो 30 अप्रैल 2022 तक ही है। तो अब इसलिए मुझे एक एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ गया यहाँ पर। मैंने आया और मैंने एक एक्सटेंशन अप्लाई करा है वीज़ा के लिए, गिविंग द रीजंस कि भाई मैंने डेफर कर लिया था, मैं लेट आया हूँ, तो इसलिए आई वांट एन एक्सटेंशन फॉर द वीज़ा। और जो वीज़ा का नॉर्मली ड्यूरेशन आता है वो आता है आपका जो भी स्टडी का टाइम फ्रेम है, जैसे 12 मंथ्स की आपकी स्टडी है तो उससे 1-1.5 महीना फालतू आता है। तो अगर मेरा स्टडी टाइम फ्रेम मई से शुरू होना था और मेरा कोर्स वो ख़त्म होना था उस टाइम पे फेब एंड के आसपास तक या जैन एंड के आसपास तक, तो मुझे अप्रैल तक का वीज़ा आया। तो अब मैंने जब एक्सटेंशन अप्लाई करा था, आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द आंसर, अभी तक कोई आंसर नहीं आया, लेकिन उसमें मुझे फिर से 150 कैनेडियन डॉलर्स देने पड़ गए। सो दैट्स एन एडिशनल एक्सपेंस जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो इन केस अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको इसी इनटेक में ज्वाइन करना है, और अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर सकते हो उन सब चीज़ों पे। और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो ओवरऑल जो मुझे टाइमलाइन लगी मेरे अगर मैं मई इनटेक में ही आता, मई इनटेक 2021 में, तो मेरे को तो यार 3-4.5 महीने टोटल लगे वीज़ा आने तक में। लेकिन बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, इसलिए कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि यार क्या करना चाहिए या कोई अगर मुझसे सजेशन मांगता है तो आई डायरेक्टली टेल देम कि जो भी करना है डिसाइड ऑन दैट एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट का जो टाइम फ्रेम है दे आर स्टिल नॉट बैक ऑन ट्रैक। तो कोई भरोसा नहीं है, इट्स योर लक, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है 6-6 महीने ना आए। तो डिसाइड ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। और खर्चे मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब बाकी वीडियो पसंद आई और आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेशन सही थी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।